गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गजल। फिराक गोरखपुरी जी इसके रचयिता है गजल के। अभी तक हमने 7 गजलें की हैं। 8वीं गजल है, उसका अनुवाद देख लीजिएगा आप। आबो ताबे असआर न पूछो, तुम भी आंखें रख्यो। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताबे असआर, ये उर्दू शब्द है। इसका मतलब होता है चमक दमक के साथ। बेंतों, बेंतों का अर्थ होता है शेर। आप कवि ने इन पंक्तियों में अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए अपनी प्रेमी को संबोधित किया है और उन्हें संबोधित करते हुए जगाने का प्रयास किया है, कोशिश की है कवि ने। ठीक, तो देखिए, आबो ताबे असार न पूछो, तुम भी आंखें रखो है। जो पहली पंक्ति का अनुवाद है वो क्या जाएगा कि जो कवि है, कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम, तुम मुझे पूरी चमक दमक के साथ तुम मुझे पूरी चमक दमक के साथ देखो और पूरी बात मुझसे पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी 2 आंखें हैं देखने के लिए। तुम्हारे पास भी क्या है? 2 आंखें। तुम भी अपनी आंखों से इस चमक दमक को अच्छे से देख सकती हो। ये सभी कुछ तुम अच्छे से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि संदेह की भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये जो जगमगाते शेरों की चमक है या फिर हम मोती बिखेर रहे हैं उसकी चमक है, या हम मोती रोले हैं। रोले का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, कि ये जो चमक दमक तुम्हें दिखाई दे रही है, ये चमक दमक जगमगाते शेरों की चमक दमक है या फिर जिन मोतियों को हमने बिखेरा है उनकी ये चमक दमक आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न उत्तर देखिए। कवि किसकी चमक की बात करता है? कवि शेरों की चमक की बात करता है। यहाँ कवि किसको संबोधित करता है? इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य में माधुर्य गुण है। कवि ने अपनी प्रेमिका को जगाने का प्रयास किया है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है अधिकतर इन पंक्तियों में। अनुप्रास अलंकार है ही, श्रृंगार रस है और बिंब योजना बहुत ही सुंदर है। जो शैली है, शैली भावपूर्ण है। ठीक है, तो आगे आ जाइए, 9वीं पद में आ जाइए, 9वें पद पर। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मई मेरिंदों को, रात गए गर्दुए वे, फरिश्ते गुन जग खो। अंजुमने अंजुमने मय का अर्थ होता है शराब की जो महफिल होती है। शराब की महफिल को उर्दू में बोलते हैं अंजुमने मय। रिंदों को, शराबियों को। फरिश्तों, जो देवता होते हैं। गर्दू, आसमान। बाबे गुनह, बाबे गुनह का मतलब होता है पाप का जो अध्याय होता है। जग, संसार। कवि फिराक गोरखपुरी जी ने इस गजल में अपनी प्रेमिका की जो यादें हैं अपनी प्रेमिका की यादों का वर्णन किया है। ठीक है, बड़े आवाज नहीं, ये ये आप अपना माइक बंद कीजिए भाई। हेलो निष्ठा बेटे, माइक बंद करो। निष्ठा,
ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं मेरे को। तो देखिए कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनकी जो यादें हैं उन्हें याद करते हुए, उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे मेरी प्रेमिका, हे मेरे प्रियतम, तू मुझसे अलग तो हो गई है, तू क्या हो गई है, तू मुझसे अलग हो गई है, लेकिन जो यादें हैं वो मुझे अब भी ज्यों की त्यों है। ठीक है, यानी कि इस व्यवस्था में कहने का मतलब ये है कवि का कि बेटे निष्ठा, आप अपना ये माइक बंद कीजिए, निष्ठा कल्याण माइक बंद करो। कहने का मतलब ये है कवि का कि तुम इस वीर अवस्था में मुझे इस प्रकार से याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। कवि क्या कहते हैं उन्हें सुन लीजिए कि तुम मुझे, क्योंकि जो कवि की प्रेमिका है वो कवि से अलग हो चुकी है, और इस तरह से अलग होने पर ये जो वीर अवस्था है कवि और कवि की प्रेमिका के बीच में, तो इस वीर अवस्था में कवि को अपनी प्रेमिका इस तरह से याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। ठीक है, अगली पंक्ति का अनुवाद देखिए। रात गए गर्दुए पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। और जैसे आधी रात में आकाश में आसमान में जो देवदूत है यानी कि जो चित्रगुप्त है वो क्या करता है, पूरे संसार के पापों का अच्छे से अध्ययन करता है। ये आज आधी रात में जो चित्रगुप्त है वो क्या करता है, या देवदूत है वो क्या करता है, आधी रात में अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक को खोलता है, और उस पुस्तक में क्या करता है, हर एक व्यक्ति के पापों को पुण्य को वो क्या करता है, अध्ययन करता है, देखता है कि आज इस व्यक्ति के पूरे दिन में कित इस व्यक्ति ने कितने गुनाह किए और कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। उन सभी अच्छे और बुरे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो देवदूत के पास होता है, और वो उस इस पूरे लेखे जोखे को कब देखता है, आधी रात में इस अपने ग्रंथ को वो खोलता है। ठीक है भाई, तो देखिए प्रश्नोत्तरी पे अगर चले, इस अवतरण के जो कवि है कौन है, चिराग गोरखपुरी जी। ठीक है, कहाँ किसको कौन याद आता है, शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। जैसे वीर अवस्था में कवि को अपनी प्रेमिका की याद आती है, वैसे ही शराबियों को भी क्या होती है, शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। ठीक है, आगे है, रात गए फरिश्ते कहाँ क्या खोलते हैं। रात गए फरिश्ते पूरे आसमान में पूरे संसार के अच्छे और बुरे कर्मों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। ठीक है, उन्हें खोलते हैं। काव्य सौंदर्य, वीर अवस्था का सुंदर चित्रण किया कवि ने, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, बिंब योजना अत्यंत सुंदर है, अनुप्रास व सरमैत्री अलंकारों का प्रयोग है, भावपूर्ण शैली का प्रयोग है। ठीक है, आगे चलिए अंतिम गजल की व्याख्या देख लीजिएगा। सदके फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इस गजल में कवि ने जो गजल सीखने की जो कला है उन्हें किधर से आई, मीर से, यानी कि मीर भी क्या थे, गजलों के एक महान प्रतिष्ठित शायर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं से इन्होंने गजलें सीखी थी, और
कवि ने इस गजल में जो एक तरह से इनके गुरु रहे हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित शायर मीर, उनके प्रति इन्होंने अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए हैं इन पंक्तियों में, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं कवि, सदके फिराक एजाजे सुकन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज। सदके फिराक का मतलब होता है कि न्योछावर करना, अपने आप को उस पर न्योछावर करना। एजाजे सुखन, एजाजे सुखन होता है जो बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं, बेहतरीन शायर जो होते हैं उनको एजाजे सुखन बोलते हैं, यानी कि जिनका पूरा मान सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे शायरों को क्या बोलते हैं, एजाजे सुखन। तो देखिए प्रथम पंक्ति की व्याख्या देखिए, सदके फिराक एजाजे सुकन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज। कवि कहते हैं कि ये जो प्रतिष्ठित शायरी की ये आवाज कैसे चुरा ली गई। इस पर फिराक अपने आप को क्या करते हैं, न्योछावर करते हैं। इन गज अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कवि अपनी गजलों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहते हैं कि मीर इन गजलों में, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोल रहे हैं, कि मेरी इन गजलों में तो प्रतिष्ठित या बेहतरीन शायरी करने वाले शायर मीर की गजलें बोलती हैं। यानी कि कवि की गजलों पर किसका प्रभाव है, कवि की गजलों पर शायर मीर का प्रभाव है। जैसे ही शायर मीर गजलें किया करते थे, वैसे ही कवि ने भी उन्हीं से इस प्रकार से गजल लिखने की जो कला उन्हीं से प्राप्त की है, और उन्हें श्रद्धा भाव, उनके प्रति कवि श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये जो मेरी गजलें हैं, इन गजलों में भी मीर की ही गजलें बोलती हैं, ठीक है। और मीर से ही प्रभावित होकर कवि ने गजलें लिखनी शुरू की थी, ठीक है भाई। ये इस पंक्तियों की व्याख्या थी। प्रश्नोत्तरी पे देख लीजिए एक बार, फिराक किस परिषद के जाते हैं। फिराक गोरखपुरी जी बेहतरीन शायरी करने वाले की आवाज़ पर अपने आप को न्योछावर करना चाहते हैं या सदके जाते हैं। इन गज़लों में क्या बोलता है, इन गज़लों में महान शायर मीर की गज़लें बोला करती हैं, ठीक है। कवि अपनी गज़लों को किन के प्रति समर्पित करता है, कवि अपनी गज़लों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करता है। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। कवि ने अपनी गज़लों को किसके प्रति समर्पित किया है, प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति समर्पित किया, उन्हें उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए कवि ने। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, बिंब योजना सुंदर है, भावपूर्ण शैली है, और कौन सा छंद है, गजल छंद का प्रयोग है, ठीक है। तो ये जो गजलें थी ये आपके समाप्त हो चुकी है। इसमें कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं वो एक बार देख लीजिएगा। प्रश्नोत्तरों पे चलिए। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव प्रकट करना चाहता है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव प्रकट करना चाहता है कि जैसे रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार होता है वो सावन मास के अंदर आता है, ठीक है। और सावन मास में आकाश में, आसमान में चारों ओर घटाएं छाई रहती है और बिजली चमकती रहती है। इसी प्रकार सावन का जो संबंध है वो घटा से होता है और घटा का संबंध बिजली से होता है, ठीक है। वही संबंध, जैसे सावन मास में घटा का संबंध बिजली से और बिजली का संबंध, और सावन का संबंध घटा से होता है और घटा का संबंध बिजली से होता है, वैसे ही वही संबंध भाई का बहन से होता है। और सावन के महीने में जैसे आसमान में बादल
छा जाते हैं और फिर वो आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर से बिजली चमकती है। उसी प्रकार रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर भी जो राखी के अंदर लगे हुए जो लच्छे होते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं, वो चमकदार होते हैं। वो जो लच्छे होते हैं राखी के अंदर लगते हैं और राखी के अंदर लगे हुए होते हैं, वो मन को खुश करने वाले होते हैं। क्योंकि सावन के महीने में जब बादल आपस में आसमान में टकराते हैं और उनके अंदर से बिजली चमकती है, तो प्रत्येक जीव जंतु को, हर एक प्राणी को एक उम्मीद लगती है, उनका मन खुश होता है। एक उम्मीद होती है कि अब तो जो बादल है वो बारिश करेंगे और इस तपती हुई धरा को, इस तप्त धरा को वो अपनी शीतल जल से क्या करेंगे, शांत करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? चलिए आगे। खुद का पर्दा खोलने से कवि, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने से आशय है कि कवि स्वयं की कमजोरियों से पर्दा हटाना, स्वयं की कमजोरियों से पर्दा हटाना, अपनी बुराई तथा अवगुणों से अच्छे से लोगों को, दूसरों को परिचित कराना। तीसरा प्रश्न है, किस्मत हमको रो ले हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। इस पर चर्चा कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से शायर यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में आज जो अकर्मणीय लोग होते हैं, अकर्मणीय का मतलब होता है जो अच्छे से कर्म नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते, निष्ठापूर्वक अपने कार्य को नहीं करते, वो अकर्मणीय लोग केवल किस्मत के सहारे रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं और वो अपनी कर्महीनता को दोष न देकर अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। ऐसे लोग कर्मनिष्ठा एवं कर्मनिष्ठ एवं परिश्रम से कार्य करने की अपेक्षा केवल भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, कोई कर्म नहीं करते, सब कुछ किस्मत पर सौंप देते हैं। ऐसे ही कर्महीन लोग किस्मत को रोते रहते हैं और किस्मत उनको रोती रहती है। ठीक है भाई, अब आगे इसी में टिप्पणी करें। गोदी के चांद एवं गगन, गगन के चांद का रिश्ता। इस पंक्ति में गोदी के चांद से अभिप्राय है चांद का टुकड़ा, अर्थात नन्हा कोमल बच्चा जो अपनी माँ की पावन गोद में रहता है, पवित्र गोद में रहता है। और गगन का चांद अर्थात आकाश में स्थित चंद्रमा। गोदी के चांद और गगन के चांद का अटूट रिश्ता होता है। जिस प्रकार गगन का चांद रात के गहरे अंधेरे को मिटाकर संपूर्ण संसार में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार गोदी का चांद अर्थात माँ का बच्चा अपने असीम सौंदर्य व अपनी हंसी व किलकारियों से, किलकारियों रूपी प्रकाश से माँ के आंगन को अच्छे से प्रकाशित कर देता है, जिससे आंगन महक उठता है और माँ का तन मन आनंद मगन हो जाता है। ठीक है, आगे है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन भारतीय समाज का एक पवित्र पर्व है जो बहन भाई के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व सावन मास में आता है। सावन मास में जब काली घटाएं असीम आकाश में छाई रहती है, तभी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सावन का जो संबंध घटाओं से है, रक्षाबंधन का वही संबंध राखियों से होता है। सावन में जैसे काली घटाएं आकाश में छा जाती है, वैसे ही रक्षाबंधन के पर्व पर रंग बिरंगी लच्छों से युक्त राखियां चारों ओर दिखने लगती है। घटाओं में जैसे बिजली चमकती है, ठीक वैसे ही राखियों में लच्छे चमकते हैं, जिन्हें बहनें भेंट स्वरूप अपने भाइयों को बांधती हैं। ये प्रसन्न ये प्रसन्न है इसमें अभ्यास के, ये हम कर चुके हैं। जो अन्य प्रश्न है वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो जैसे इसमें मान लो हम अन्य में जाएंगे, अगर हम ये क्या नाम है, प्रथम जो है रुबाइयाँ, रुबाइयों में
अगर इंटरनल क्वेश्चनों पे निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलेंगे, जैसे बच्चे के द्वारा माँ के चेहरे के एक टक में हारने को चित्र को प्रकट कीजिए। बच्चा जब अपनी माँ को देखता रहता है, ठीक है, ये है, क्या नाम है, इसमें से निकल जाएगा, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया बालक तो वही चांद पे ललचाया है। ठीक है, इन पंक्तियों में आप जब देखोगे, दर्पण देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठीक है, ये पंक्तियां हैं। और फिर ये है कि रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चों की हंसी। इस तरह से इन पंक्तियों में से, समस्त पंक्तियों में से अलग अलग प्रश्न निकलते जाएंगे। तो इस समस्त रुबाइयों में से सबसे पहले हम देखते हैं ये इसी प्रश्न को, उत्तर को, कि बच्चे के द्वारा माँ के चेहरे को लगातार देखने के चित्र को प्रकट करना है हमें। इसका जवाब है कि माँ बच्चे को साफ स्वच्छ जल से नहलाती है, और नहलाने के बाद जो बच्चे के बाल है वो उलझ जाते हैं, तो माँ उन बालों में अच्छे से कंघी करती है, और फिर माँ उस नन्हे बच्चे को अपने घुटनों पर बैठा कर उसे कपड़े पहनाती है, और बच्चे के मन में माँ के प्रति जो लाड प्रेम है वो उमड़ आता है, और वह एक तक अपने माँ के चेहरे को, जो बच्चा है, अच्छे से निहारता है, और माँ उसे तैयार करती रहती है, और जो बच्चा है, बच्चा अपनी माँ की ओर नजरें जमाए रहता है। ठीक है भाई, प्रथम ही रुबाई है, प्रथम रुबाई से है ये। अब जैसे है, बच्चे के गरौंदे में जलाती है दिए से क्या अभिप्राय है। दिवाली की शाम को अपने घर माँ सजे सवरे घर में दीपक जलाती है। ठीक है, और फिर वह बच्चे के क्या करती है, चीनी से बने हुए और मिट्टी से बने हुए जो खिलौने होती है वो बच्चे को देती है, और बच्चा उन्हें लेकर बड़ा ही खुश होता है। और इस तरह से फिर जो माँ है, माँ मिट्टी के बने हुए जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, उन्हें ग्रोंदे में रख देती है, और ग्रोंदे में जलाकर बच्चे के मन को खुश करती है। ठीक है, चलिए आगे। अब बच्चे को माँ चांद धरती पर लाकर किस प्रकार देती है। अब इसका जो जवाब है वो क्या जाएगा। जो रात के समय आकाश में जगमगाता चंद्रमा है वो बच्चे को बहुत ही आकर्षित करता है, और उसे एक खिलौना समझ लेता है। जो बच्चा है उस जगमगाते चांद को एक खिलौना समझ लेता है, और खिलौना समझकर जो बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, और माँ क्या कहती है, माँ उसको अपने उसके हाथों में एक बच्चे के हाथों में एक छोटा सा आईना, एक दर्पण थमा देती है, जिसमें जो चांद का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी कि चांद की ओर तरफ, चांद की ओर उस आईने को कर कर माँ उस बच्चे को बोलती है कि देख ले बेटा, जो चांद है इस दर्पण में आ गया है, अब यही तेरा हो गया है। यानी कि माँ क्या करती है, माँ बच्चे को, जब बच्चा चांद को लेने की जिद पकड़ता है, चांद को एक खिलौना समझता है, तो माँ क्या करती है, एक आईना बच्चे के हाथों में थमा देती है, और उसको चांद की ओर कर देती है, और वो जो चांद का रंग रूप है वो उस आईने में दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, तो फिर माँ उसे कहती है कि ले बेटा, अब तो ये जो खिलौना है ये तेरा ही हो गया है, ताकि बच्चे को ये लगे कि ये जो खिलौना है, ये जो चांद रूपी खिलौना है, ये बिल्कुल ही बच्चे के नजदीक है। ठीक है, आगे है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहन अपने भाई के लिए कैसी राखी लाती है। रक्षाबंधन वाले दिन आकाश में हल्के हल्के बादल छाए रहते हैं, और नन्ही सी प्यारी बहन अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए बड़ी उत्सुक होती है।
और वह चमकदार राखी लेकर आती है, और वह चमकदार लच्छों वाली जो राखी है वो बड़ी सुंदर लगती है, और उस सुंदर राखी को जो बहन है वो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। ठीक है, आगे है। अब गजल से देखें, कवि ने गजल में वातावरण सृष्टि किस प्रकार की है। कवि के गजलों में जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। अब देखिए, पहली पंक्ति है, नौरस गुच्छ है पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोले है। इसमें से है ये क्वेश्चन, जो कलियां हैं, कलियों की कोमल पंखुड़ियां हैं, वो नए रस से भर चुकी हैं और अपनी गांठें खोलने के लिए वो तैयार हैं, यानी कि वो अपना रूप दिखाना चाहते हैं, वो खिलना चाहते हैं। ठीक है, जिससे ऐसा लगता है कि रंग और सुगंध एक साथ आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ाने लगे हों। फूल और कलियों की जो महक है, वो गंध सारे वातावरण को सुगंधित कर देना चाहती है। आगे, फिराक की गजल किस रस से परिपूर्ण है। फिराक गोरखपुरी की जो गजल है वो श्रृंगार रस के वियोग भाव से परिपूर्ण है, यानी कि फिराक गोरखपुरी जी की गजलों में कौन सा रस विद्यमान है। वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में तो सभी कुछ अच्छा ही लगता है, मन को भाने वाली जो मन को भाने वाली चीजें नहीं होती वो भी अच्छी लगती है। और वियोग अवस्था में क्या होता है, जो मन को भाने वाली चीजें होती हैं वो भी अच्छी नहीं लगती। यानी कि वियोग होता है जब उनसे अलग हो जाना, बिछुड़ जाना। ठीक है, उस वीरावस्था में को वियोग श्रृंगार के रूप में देखते हैं। ठीक है, और इन गजलों में कवि ने अपनी प्रेमिका के लिए आंसू बहाए हैं, उनके लिए वो तड़फे है, परेशान हुए हैं। उसकी गजलों की जो सुंदरता है, जो चमक है, वो उसके आंसुओं के कारण से ही है। उसकी प्रेम भरी जो दीवानगी, सुनी भीगी रातों में कवि अपनी प्रेमिका के लिए ये सभी कुछ प्रकट करता है। यानी कि कवि के ऊपर जो दीवानगी छाई हुई है, ठीक है, वो सिर्फ किस कारण से है, उनकी प्रेमिका के कारण से ही है। ठीक है, आगे है, कवि ने प्रेम की सफलता के लिए किसे आवश्यक माना और क्यों। कवि ने प्रेम की सफलता के लिए प्रेमी को ही अपना सब कुछ महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, और वह प्रेम में इस तरह से डूब जाना चाहता है कि वो अपने आप को भुलाकर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहता है। ठीक है, अब फिराक के अपनी दो गजलों के बारे में आपके क्या विचार है। फिराक अपनी गजलों के प्रति खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनके हृदय से गहराइयाँ निकल रही है और उनकी आंखों के आंसू ही उसके चेहरों की चमक बनकर प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 4-5 जो प्रश्न थे ये क्या थे, आंतरिक यानी कि इंटरनल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें वो विकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज के अनुसार अगर चले तो एमसीक्यूज में फिर से रुबाइया रुबाइया किसकी रचना है। फिराक गोरखपुरी की, फिराक सुल्तानपुरी की, मजरूल सुल्तानपुरी की, या अहमदपुरी की। किसकी है निकिता फिराक गोर ये रुबाइया किसकी रचना है निकिता, नहीं पता। फिराक गोरखपुरी की। माँ अपने बेटे माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है। घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में, घर के द्वार पर, घर के आंगन में। बच्चे की हंसी से क्या गूंज उठता है। बच्चे की हंसी से क्या गूंज उठता है। आंगन, घर, पूरा वातावरण या पूरा व्यक्तित्व। पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बच्चे की हंसी से गूंज उठता है। ठीक है, माँ बार बार हवा में क्या उछालते हैं। गेंद, कपड़ा, फल या बच्चा। माँ बार बार हवा में
बच्चे को उछालती है। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? कंगन, पायल, रोना, हंसी। हवा में बच्चे की हंसी गूंज रही है। माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? गर्म जल से, गंगा जल से, निर्मल जल से, यमुना जल से। माँ बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है। किस पर्व पर घर लीपे पोते साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं? दशहरे पर, होली पर, रक्षाबंधन पर, दिवाली पर। ठीक है। घर में किस से बने सुंदर खिलौने रखे हैं? चीनी मिट्टी से, चीनी चाय पत्ती से, रेत मिट्टी से, सीमेंट रेत से। चीनी मिट्टी से बने हुए। ठीक है। दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुंह पर क्या होती है? एक नरम चमक, एक गरम चमक, एक ठंडी चमक, एक सरल चमक। एक नरम चमक। बालक किस पर ललचाया है? सूरज पर, चांद पर, तारे पर, खिलौना पर। चांद पर। माँ अपने पुत्र को क्या देती है? खिलौना, चांद, दर्पण, सितारा। माँ अपने बेटे को दर्पण देती है ताकि वो चांद को अच्छे से निहार सके। किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के, प्रांदी के, दुपट्टे के, आंचल के। राखी के लच्छे चमक रहे हैं। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? सूरज के, चांद के, दर्पण के, बिजली के। रुबाइयों में किस गुण का प्रयोग हुआ है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, कोई नहीं। रुबाइयों में प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ। ठीक है। रुबाइयों में किस छंद का प्रयोग है? रुबाइयों में रुबाई ही छंद का प्रयोग है। रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग है? भावपूर्ण, वर्णनात्मक, अभिधात्मक, चित्रात्मक। भावपूर्ण शैली का प्रयोग है। रुबाइयों में किस रस का प्रयोग है? करुण, संत, वात्सल्य वीर। वात्सल्य रस का। गजल किसकी रचना है? राग गोरखपुर की। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। गजल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु का। फूल की कलियां पीछे खोल कर खिल उठती हैं। पंखुड़ियों को, पत्तों को, गांठों को, रेशों को। गांठों को। रात्रि के गहरे अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है? जन जन, मन मन, तन तन, कण कण, कण कण। रात्रि के गहरे अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं? तारे, जुगनू, बिजली, दिए। तारे। तारे क्या झपकाते हैं? मन, तन, आंखें, चांद। आंखें। कवि कौन कौन कवि को बदनाम करना चाहते हैं? परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग, देश के लोग। समाज के लोग। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं? प्रेम की, शिक्षा की, भोजन की, कपड़े की। प्रेम की। कवि किसको संबोधित करते हैं? माँ को। अपनी गजलों में किसको संबोधित करते हैं? माँ को, बहन को, भाई को, अपनी प्रेमिका को। अपनी प्रेमिका को। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहे हैं? घर का, खेत का, रिश्तों का, या अपनी प्रेमिका का? अपनी प्रेमिका का। कवि प्रेमिका की किस भावना का सम्मान करते हैं? पीड़ा का, खुशी का, प्रेम का, आदर्श प्रेम का। उनके हृदय में जो पीड़ा है। ठीक है। कवि को अपनी प्रेमिका के साथ साथ किसका ख्याल है? परिवार का, समाज का, दुनिया का, देश का, दुनिया का। तो इसका तवाजुन कायम है। प्यार का, आदर्शों का, नियमों का, फितरत का। कवि किसकी चमक की बात कहते हैं? मोती की, शेरों की, हीरा की, या तारों की? शेरों की। शराब की महफिलों में शराबियों को क्या याद आती है? जाम, प्रेमिका, गजल, शराब। शराब। रात गए फरिश्ते आकाश में पूरे संसार का क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय, पुण्य का अध्याय, धर्म का अध्याय, अधर्म का अध्याय। पाप का अध्याय। फिराक किस पर सदके जाते हैं? गीत की आवाज, मन की आवाज, प्रेम की आवाज, शायरी की आवाज। शायरी की आवाज। कवि अपनी गजलों को किन के प्रति समर्पित करते हैं? मिर्जा गालिब, मीर, मजरूर सुल्तानपुरी, या गुलाम अली। मीर को। गजल में किस छंद का प्रयोग है? रुबाई का, दोहा का, चौपाई का, गजल का। गजल में गजली छंद का प्रयोग है। फितरत कायम है तवाजुन वाले में, उसमें भी। पंक्ति में कौन सी भाषा है? तत्सम प्रधान है, तद्भव प्रधान है, ब्रज भाषा या उर्दू फारसी है? उर्दू फारसी है। गजल में किस रस का प्रयोग है?
श्रृंगार का करुण का शांत का वात्सल्य है। गजल में शांत ये सॉरी गजल में श्रृंगार रस का प्रयोग है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। तेरे गम का पास अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी। पंक्ति में किस भाषा प्रयोग है? तत्सम प्रदान बोलचाल की तद्भव कोई उर्दू फारसी। सदक फिराक के एजाज सुकन के कैसे उडाली ये आवाज़ें। इनमें कौन सी भाषा है? तत्सम प्रदान है, तद्भव है, बर्ज है, उर्दू फारसी है। इनमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। एक बार आप अटेंडेंस दीजिए, ठीक है भाई।